हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है। ठीक है, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू विथ ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ फोर्स इन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे काइंड ऑफ फोर्सेस दिए हुए हैं, वो सारे के सारे फोर्सेस आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपका फोर्स का कंसेप्ट तो क्लियर हो ही जाएगा, पर कंसेप्ट क्लियर होने की वजह से आपका जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, नहीं बोलते कि सर आप शॉर्टकट्स दे दो कोई एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो शॉर्टकट्स एक्चुअली नहीं होती। ठीक है, शॉर्टकट्स अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपका माइंड ऑटोमेटिकली शॉर्टकट बनाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बहुत सारे काइंड ऑफ फोर्सेस है, लाइक 12th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप लोग 11th में हो तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़ा होगा। सो फोर्सेस बहुत सारे टाइप के लॉज ऑफ मोशन में जो कवर हो रहे हैं वो टॉपिक ही अभी मैं कवर करने जा रहा हूं। सो लेट्स स्टार्ट विद सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सूडो फोर्स क्या होता है? इमेजिन इफ यू आर सिटिंग इनसाइड अ कार। ठीक है, आप लोग कार के अंदर बैठे हो और कार अचानक से आगे पिकअप पकड़ ले, तो आप लोग कहां पे जाओगे? पीछे की तरफ। ठीक है, अगर कार ब्रेक लगाती हो तो हम लोग क्या होते हैं? अचानक से आगे आ जाते हैं। सो ये जो काइंड ऑफ फोर्सेस होते हैं जिसमें हमारे ऊपर एक्सटर्नली किसी ने कांटेक्ट फोर्स नहीं लगाया, बट ड्यू टू अवर इनर्शिया, हमारे इनर्शिया की वजह से हम लोग उसी पोजीशन पे रहना चाहते, सच काइंड ऑफ फोर्स इज कॉल्ड सूडो फोर्स। तो फिर से बता रहा हूं, गाड़ी के अंदर बैठे हो, ठीक है, गाड़ी में अचानक से ब्रेक लग जाती है, किसी ने धक्का नहीं लगाया, बट आप लोग ऑटोमेटिकली आगे आ गए। ठीक है, तो वो जो ऑटोमेटिकली आगे आ जाते हैं वो क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एक्ट्स इन एक्सेलरेटेड सिस्टम्स। जब सिस्टम का एक्सेलरेशन हो रहा हो तब ये सूडो फोर्सेस लगते हैं। सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? इमेजिन इफ दिस इज अ बस, ठीक है, और आप लोग बस के अंदर बैठे हो। ठीक है, इफ बैठे नहीं, खड़े हो। ठीक है, बैठे में तो है ही, ठीक है, खड़े होते तो और भी सूडो फोर्स ज्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस होता है। सो दिस इज यू। ठीक है, आप लोग ऐसे इधर खड़े हो, ऐसे हाथ ऐसे करके, बस अचानक से अगर आगे चली जाए तो आप लोग कहां जाओगे? पीछे जो भी होगा उस पे गिरोगे या फिर पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगा उसी को बोलते हैं सूडो फोर्स। ओके, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज ए, देन योर एक्सेलरेशन ऑल्सो विल बी ए। ठीक है, जितना सिस्टम का एक्सेलरेशन आगे की तरफ, उतना ही एक्सेलरेशन आपको पीछे की तरफ मिलेगा। समटाइम्स वी कैन से इट इज माइनस ए। ठीक है, अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन ए तो उस तरफ कितना होगा? माइनस ए। अगर सिस्टम पे फोर्स एफ लग रहा हो तो आपके ऊपर फोर्स एफ नहीं लगेगा। ठीक है, आपको देखना है कि एक्सेलरेशन कितना और आपका मास कितना है, मास पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लो आप इधर खड़े हो तो आप पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, अगर यहीं पे आपकी एक छोटी सी बैग रख दे तो बैग पे शायद कम फोर्स लगेगा। ठीक है, इफ द मास इज लेस देन। ओके, सो हाँ, दोनों का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम रहेगा, पीछे की तरफ दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्सेस लगेंगे, वो जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब आएगा, बट राइट नाउ अगर बॉडी आगे जा रहा है तो एक्सेलरेशन कहां लगेगा? पीछे की तरफ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में। ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉर्मल फोर्स। हाँ, अगर ये आपको लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हो साइड में पॉज करके। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल फोर्स। अब ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है? ठीक है, बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा शायद, बट आज मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ नॉर्मल फोर्स। सो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के ऊपर रख दो, ठीक है, तो सरफेस उसके अगेंस्ट में एक रिएक्शन फोर्स लगाता है। इट इज अ काइंड ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो सेम टाइप का ये नॉर्मल फोर्स होता है। तो नॉर्मल फोर्स में क्या होगा? मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो क्या ये ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को मैं सरफेस पे रख रहा हूं। ठीक है, सरफेस इट कैन बी फ्लोर या टेबल पे रख सकते हो, बट टेबल जो है वो आपको चीख चीख के बताएगा नहीं कि मुझ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है, मैं नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूं, ऐसा आपको टेबल भी नहीं बोल पाएगा और फ्लोर भी नहीं बोल पाएगा। ये चीज आपको अपने आप अभी एक्सपीरियंस करनी है। कैसे करोगे? देखो, हाथ ऐसे करो, अगर राइटी हो तो राइटी, लेफ्टी हो तो लेफ्टी, कोई बात नहीं। हाथ ऐसे करने और उसके ऊपर एक लाइट वेट ऑब्जेक्ट रख दो। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रख दिया, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, दैट फोर्स इज mg। ठीक है, सी मेरा जो लेक्चर की स्पेशलिटी यही होती है कि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बेस पे ज्यादा फिजिक्स को समझता हूं और समझाता भी हूं बच्चों को। ठीक है, सो आप लोग अभी प्रैक्टिकली ऐसा कर सकते हैं, टेक अ मास m। ठीक है, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा?
mg। ये बुक में दिया होता है, बट जब आप लोग प्रैक्टिकली हाथ में रखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं सही में mg जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो mg जितना फोर्स नीचे लग रहा है, तो नीचे क्यों नहीं गिर जाता? बिकॉज ये सरफेस जो है वो भी ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगा रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी देन एग्जैक्टली जितना नीचे फोर्स लग रहा है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा होगा, और वो जो ऊपर फोर्स लग रहा है ना उसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स कहां लगता है? सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। ओके, तो फिर से बता देता हूं बच्चों, ये ऑब्जेक्ट को मैंने सरफेस पे रखा, ये सरफेस तो चीखता चिल्लाता नहीं है, ठीक है, बट आप लोग अभी चीखोगे। देखो ये ऑब्जेक्ट को रखा, नीचे की तरफ कितना लगा? mg, ऊपर की तरफ कितना लगा? नॉर्मल। ये तो आपको नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, बट अगर हम लोग मास को इंक्रीज कर देते, ये मास को मैंने इंक्रीज किया, ठीक है, तो इन दैट केस n क्या हो, mg क्या होगा? बढ़ेगा। mg बढ़ेगा तो नॉर्मल फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ गया, ठीक है। आप लोग इसको संभालने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे होंगे, और वो जो फोर्स लगा रहे हैं ना, आप हम जो लगा रहे हैं, ये हाथ मेरा जो ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, उसी फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। अगर मैं मास को और बढ़ा देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा? नॉर्मल फोर्स और बढ़ेगा। ऐसा करके देखो आप लोग, ऐसे बुक हो, ठीक है, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? इट इज mg। तो ये ऑब्जेक्ट यानी अपना हाथ जो है वो इस पोजीशन में मेंटेन करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स होता है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो ये वाले केस में नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होगा? इफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द टेबल, सी जितना बुक का वेट था उतना फोर्स आप लोगों ने हाथ के ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ लगाया था। हाँ, आप लोग ये कर सकते हो, अगर फैमिली मेंबर आजू बाजू है, फ्रेंड आजू बाजू है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसा करना है, ठीक है, और फिर अचानक से इसको ले जाना। जैसे अचानक से इसको हटाओगे तो हाथ ऊपर की तरफ आ जाएगा, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। सेम चीज है टेबल पे भी होती है, ठीक है। टेबल पे अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर बुक हटा देते तो टेबल भी ऊपर की तरफ आएगा, बट मास बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो टेबल ज्यादा ऊपर नहीं आता। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मान लो ये पेन, ठीक है, पेन अगर मैं हाथ पे रख देता हूं, ये हटा देंगे तो ये हाथ ऊपर नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज दिस फोर्स वाज वेरी नेग्लिजिबल। फोर्स नेग्लिजिबल होने की वजह से ये ऊपर नहीं आ रहा। बट अगर ये थिक बुक रख देता हूं तो इन दैट केस क्या होगा? अगर मैं हटा दूंगा तो ये हाथ ऊपर आएगा। यानी अगर मुझे तो पता है, ठीक है, आप लोग फ्रेंड की मदद लेना, ठीक है, फ्रेंड्स को बोलना कि भाई ऐसे पकड़ के इसको अचानक से ले लो, तो हाथ ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, एंड दैट इज द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। सो नॉर्मल फोर्स में क्या होता है? N इज इक्वल टू mg। इफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन प्लेन सरफेस पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हो, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगता है? इट इज mg। ऊपर की तरफ कितना लगता है? इट इज नॉर्मल। यानी N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg। बट हर बार ऐसा नहीं होता। इतना सिंपल होता तो फिजिक्स में सबके फुल मार्क्स आ जाते। होता ये कभी कभी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे भी रखा होता है, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे? देखो नीचे की तरफ तो mg लगेगा ही लगेगा। अब जैसे मैंने बताया नॉर्मल फोर्स सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है, तो सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब ये एक फोर्स mg का कंपोनेंट, एक mg का कंपोनेंट ये डायरेक्शन में, ठीक है। यहां पे दो दो कंपोनेंट, सी ये जो mg फोर्स लग रहा है नीचे ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे स्लिप होगा, ओके। तो जो नीचे स्लिप कराने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना होता है? इट इज mg sin थीटा। कितना होता है? mg sin थीटा। और ये वाला कितना होता है? इट इज mg cos थीटा। तो ये वाला फोर्स होगा mg cos थीटा, सरफेस से पैरेलल होता है mg sin थीटा। अगर आप लोग साइकिल लेके, बाइक लेके या बस में बैठे हो, जब ब्रिज पे चढ़ रहे हो, ठीक है, ब्रिज पे ऐसे ऊपर जा रहे हैं, तो पीछे की तरफ जो फोर्स लगता है इट इज mg sin थीटा। ब्रिज से उतर रहे हो, जो हमको हेल्प कर रहा है, हमको एक्सेलरेट कर रहा है, दैट इज mg sin थीटा, ठीक है। तो ब्रिज चढ़ रहे हो तो हमको रोकेगा कौन? mg sin थीटा। उतर रहे कौन हेल्प करेगा? mg sin थीटा। तो याद रखना सरफेस से पैरेलल हमेशा कौन सा होता है? mg sin थीटा। अगर आपको ये याद नहीं रहता तो मैं आपको डेरिवेशन भी बता देता हूं, इट विल टेक फ्यू मिनट्स। जैसे ये मास m है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए फोर्स के। ये अगर एंगल थीटा हो तो ये तो 90 है ही, तो ये कितना होगा अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्राइंगल? ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो थीटा 90, तो ये कितना होगा? इट विल बी 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो ये टोटल 90 बन रहा है, दिख रहा है ना, ये टोटल 90 बन रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो mg का कंपोनेंट, सी जिसने बनाया थीटा वो बना cos थीटा। मैंने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में ये बताया था, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की थियरी में मैंने बताया हुआ है, एक शॉर्टकट ही है एक्चुअली। इट्स डेफिनेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, इट इज डिफाइंड एज कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज डिफाइंड एज
the product of magnitude of the force and the cosine of the angle made by that vector in that direction। ये जो बहुत ही बड़ी बड़ी लाइन से उसको सिंप्लीफाई मैंने ऐसे किया हुआ है, जिसने बनाया थीटा वो बना कॉस थीटा। तो mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा, mg कॉस थीटा। क्यों? बिकॉज इस साइड वो थीटा बना रहा है, जिस साइड थीटा नहीं बना रहा वो बना साइन थीटा, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा। तो ओवरऑल देखा जाए, इफ द ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन सरफेस, सरफेस पे पड़ा हो तो n इज इक्वल टू mg होगा, बट इफ इट इज ऑन इंक्लाइंड प्लेन तो n को सपोर्ट कौन कर रहा है, mg cos थीटा। सो देयर विल बी टू फोर्सेस, n इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, तो ऐसे दो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स हो जाएंगे। ठीक है, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक है, आई विल गिव यू सम टाइम, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अभी देखते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे पड़ा हो तो नॉर्मल फोर्स लग रहा था। ठीक है, बट टेंशन फोर्स क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, जैसे एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के नीचे अगर हम लोग मास लगा देते हैं m, तो ये नीचे की तरफ कितना लगा रहा है, mg। जैसे ये सरफेस पे पड़ा था तो नीचे की तरफ कितना लगा रहा था, mg। सपोर्ट किसने किया, नॉर्मल ने, बट ये तो लटक रहा है, नीचे से तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसको यही पोजीशन पे मेंटेन करने के लिए कौन फोर्स लगाएगा, टेंशन फोर्स। ठीक है, उस फोर्स, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना, वो अंदर की तरफ एक फोर्स लगाते हैं उस पोजीशन में मेंटेन करने के लिए। फिर से ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इधर, दे विल ट्राई टू कीप दिस mg एट दिस मास एट दिस पोजीशन, इसी पोजीशन पे रखने के लिए ये जो है वो टूट पड़ते हैं, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाते, खींचाव में आ जाते, उसी को बोलते हैं टेंशन फोर्स। ऐसे नहीं, मैं आपको ये एक्सपीरियंस भी करवाऊंगा। ठीक है, लेट्स एक्सपीरियंस दिस टेंशन फोर्स। करना क्या है आपको, आपके आजू बाजू कोई बैग पड़ी हो इसके जैसी, तो बैग लेके खड़े हो जाओ लाइक दिस। ठीक है, तो बैग अगर आप लोगों ने ऐसे पकड़ा हुआ है, ये जो हाथ है, ठीक है, ये मास, ये जो ऑब्जेक्ट का मास है इट इज mg, तो इसको ऐसे पकड़ के रखोगे तो क्या होगा, ये जो हाथ है ना वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, और वो जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। ठीक है, तो mg फोर्स लग रहा है नीचे, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन फोर्स। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। आप लोग ये एक्सपीरियंस कर सकते हो अभी, राइट नाउ। सो टेंशन फोर्स सारे केसेस करवाऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये लेक्चर पढ़ने के बाद आपको टेंशन वाले टॉपिक में कोई टेंशन नहीं रहेगा। ओके, ऐसे तो ये किसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये तो थोड़ा लाइन अच्छे से जा रही थी तो बोल दिया, थोड़ा कलर चेंज कर ले, यस, येलो मजा आता है। टेंशन फोर्स, मान लो ऑब्जेक्ट इज लाइंग स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी यानी एक इक्विलिब्रियम में है, लाइक दिस मास इज m, तो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, दैट विल बी mg। उसको बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन, इसीलिए T इज इक्वल टू mg होगा। आई होप दिस इज क्लियर। प्रैक्टिकली आप लोगों ने देखा, मैंने अभी वो टेबल पे चढ़ के बताया कि भाई कैसे टेंशन इज इक्वल टू mg होता है। ठीक है, अब देखते अगर ऑब्जेक्ट को, ये ना क्वेश्चन ऐसा सिंपल नहीं होता है। ठीक है, वो क्या करते, ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ छेड़खानी करते रहते उसके साथ। क्या किया, ये मास m तो है ही, नीचे की तरफ तो mg लग ही रहा था, ऊपर की तरफ भी टेंशन लग रहा था। अगर इसको लिफ्ट में बिठा के ऊपर ले जाए, ठीक है, इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन ए जितने एक्सेलरेशन से अगर इसको ऊपर ले जाता हूं तो क्या होगा, तो इमेजिन इफ यू आर लिफ्टिंग अ बैग। ठीक है, अगर बैग को ऊपर ले जाओ तो आपका ये हाथ में टेंशन बढ़ेगा या कम होगा, सोचो, करके देखो। अगर ऐसे पकड़ो, ऐसे ऊपर हम लोग ले जाएंगे, अचानक से मत ले जाना, उसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, पर अगर आप लोग ऐसे ऊपर ले जा रहे हो विथ सम एक्सेलरेशन तो टेंशन हाथ में बढ़ेगा यानी T इज इक्वल टू mg प्लस ma। ऊपर गया तो mg प्लस ma। बेसिक रीजन इसका बता देता हूं, अगर ये ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन a तो ये मास पे सूडो फोर्स लगेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, सूडो फोर्स कहां लगता है, एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये एक्सेलरेशन तो सूडो एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में होगा, इट विल बी a। मास है m, इसलिए कितना हो जाएगा, इट विल बिकम ma। तो टेंशन T विल बिकम ma प्लस mg, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है T इज इक्वल टू mg प्लस ma। आई थिंक इट्स क्लियर। अगर एग्जाम में ये सब चीजें याद नहीं आ रही तो सोचना कि उठाया तो प्लस, नीचे रखा तो माइनस। देखो नेक्स्ट जो है उसका भी मैंने बता दिया आपको, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। कैसे होगा,
ये मास m, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की तरफ तो टेंशन लग ही रहा है। इस लिफ्ट को ऊपर नहीं बट अभी नीचे ले जा रहे हैं विद एक्सेलरेशन a, तो टेंशन क्या हो जाएगा, इट विल बिकम mg माइनस ma। ये इधर जगह नहीं बची है, इधर लिख देता हूं, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस ma। क्यों हो जाएगा, बिकॉज अगर ये नीचे जा रहा है तो सूडो एक्सेलरेशन कहां लगेगा, ऊपर, ठीक है, और मास m है इसलिए फोर्स कितना हो जाएगा, ma। तो टोटल कितना होगा, t प्लस ma इज इक्वल टू mg। t को एक तरफ रखो तो टेंशन बिकम्स mg माइनस ma। तो अगर ऐसे ही पड़ा हुआ है तो t इज इक्वल टू mg, ऊपर जा रहा है mg प्लस ma, नीचे जा रहा है mg माइनस ma। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर या नीचे जा रहा हो, बिकॉज ऐसा ही होता है ना, लिफ्ट में इनिशियली वो जर्क लगता है यानी एक्सेलरेशन लगता है, फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, टेंशन mg ही रहेगा, ठीक है, लाइक दिस वन, ठीक है। जब भी कोई कांस्टेंट वेलोसिटी वाला आ जाए तो आपको वो स्टेशनरी मान के ही चल रहा है, ठीक है। स्टेशनरी और कांस्टेंट वेलोसिटी आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ फोर्स, यानी दोनों में फोर्स जीरो लग रहा है, इसमें भी फोर्स जीरो लग रहा है और इसमें भी फोर्स जीरो लग रहा है, इसलिए t इज इक्वल टू mg, उसमें भी t इज इक्वल टू mg। और एक बात, इफ इट इज फॉलिंग फ्रीली, ठीक है, फ्रीली फॉल हो रहा है यानी पूरी लिफ्ट को वो ऊपर से हटा दिया, उसका कनेक्शन, रोप को तोड़ दिया। जब रोप को तोड़ देंगे तो क्या होगा, इट विल फॉल फ्रीली। अगर फ्रीली फॉल हो रहा है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। फ्री फॉल पे टेंशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज mg जितना तो नीचे लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन। अब जब ये नीचे जा रहा हो तो नीचे वाला एक्सेलरेशन कितना हो गया, इट बिकम्स g, तो सूडो कितना लगेगा, mg ऊपर। ये mg एक दूसरे को खा जाएंगे, टेंशन हो जाएगा जीरो। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको सोच रहे हैं, जैसे मैंने अभी टेबल पे चढ़ के ऐसे वो बैग वाला किया था, ऐसा बैग लेके मैं कहीं से गिर ऊपर से छलांग लगा देता हूँ, ठीक है। टेंशन मतलब मैं वो स्विमिंग पूल में छलांग लगाऊंगा, तो ऐसा बैग लेके अगर हम लोग छलांग लगा देते हैं तो मेरे हाथों में टेंशन नहीं होगा, सिर्फ दिमाग में टेंशन होगा, हाथों में टेंशन नहीं होगा, टेंशन विल बी जीरो। तो फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट टेंशन विल बी जीरो, ठीक है। पहले एक कॉपी कर लो। सो भी टेंशन का टेंशन खत्म नहीं हुआ है। वो लिफ्ट को ऊपर ले गए तो क्या हुआ, एक्सेलरेशन से, तो mg प्लस ma, नीचे रखा mg माइनस ma, स्टेशनरी रहा तो t इज इक्वल टू mg, ओके। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे जा रहा हो तो t इज इक्वल टू mg। अगर फ्री फॉल हो रहा है, अभी मैंने लिखा है आपको, फ्री फॉल हो रहा है तो टेंशन दिमाग में होगा, हाथों में नहीं होगा, टेंशन इज जीरो। अब बता देता हूं कि अगर दिस अ कार, ठीक है, और ये व्हीकल में ये ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो नीचे की तरफ तो mg लग ही रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जो टेंशन लग ही रहा है। अगर ये आगे जा रहा है विद एक्सेलरेशन a तो इसको पीछे की तरफ एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट इज सूडो एक्सेलरेशन। अगर मास m है तो फोर्स कितना लग जाएगा, ma। अब इसको मैं बाहर निकालता हूं, एक फोर्स लग रहा है ma, दूसरा फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या कोई भी मेथड लगा दो, रिजल्टेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट विल बी रूट ऑफ, रिजल्टेंट फोर्स विल बी F इज इक्वल टू रूट ऑफ ma का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, ठीक है। F मा होती है तो ये करने के बाद विल गेट टेंशन T इज इक्वल टू m रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। दिस विल बी द टेंशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन अ फ्रीली सस्पेंडेड इन ए मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट में हो तो टेंशन इतना होगा, m रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। ज्यादा एक्सेलरेशन तो ज्यादा टेंशन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को यहां पे ऐसे फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है। अब देखो सी, ये जो सूडो फोर्स मैंने बताया आपको कि भाई गाड़ी आगे जा रही है, ठीक है, गाड़ी आगे जा रही है तो सूडो फोर्स पीछे लगता है। अगर गाड़ी ब्रेक लगाई तो क्या होगा, सूडो फोर्स आगे की तरफ लगेगा। बट कभी कभी ये भी होता है ना, जैसे गाड़ी जा रही है ऐसे, आप लोग पीछे, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है, आप लोग पीछे बैठे हुए, मैं गाड़ी एकदम फास्ट चला के ऐसे घुमा दूं तो आप लोग कहाँ पे जाओगे, तो यू विल गो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, आप लोग इस तरफ चले जाओगे। तो इमेजिन एन ऑब्जेक्ट विच इज सस्पेंडेड इन अ व्हीकल, ठीक है। अभी व्हीकल ठीक से 3D में नहीं बनेगा, बट आपको फिर थोड़ा इमेजिनेशन, फिजिक्स में थोड़ा इमेजिनेशन तो करना ही पड़ेगा। तो ये ऐसा एक नहीं बना ठीक से, इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं, आप समझ लो। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो
ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पे जब ऑब्जेक्ट जा रहा हो, ठीक है, तो बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगा, सूडो फोर्स, कितना लगा, इट इज mv²/r। तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ये डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा, mv²/r, और नीचे की तरफ कितना लग रहा है, इट इज mg। तो ये कंडीशन में टेंशन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू, वी कैन राइट T इज इक्वल टू T हो जाएगा रूट ऑफ mv²/r का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। वी कैन राइट T इज इक्वल टू m बाहर आ जाएगा रूट ऑफ v⁴/r² प्लस g स्क्वायर। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एंड इफ एन ऑब्जेक्ट if a vehicle is moving on a circular track and if an object is suspended, ठीक है, उसको ऐसे लटकाया हुआ है, तो टेंशन का वैल्यू इतना होगा। ठीक है, सो टेंशन में अभी इतना ही है। ठीक है, आगे मैं आपको कराता रहूंगा डिफरेंट केसेस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। पहले ये कॉपी कर लो। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। फ्रिक्शनल फोर्स का ओरिजिन क्या है, ठीक है, अगर आप लोग एकदम स्मूथ सरफेस ले तो वेरी वेरी स्मूथ सरफेस, ठीक है, आप लोग जो स्मूथेस्ट थिंग इमेजिन करते हो वैसी चीज इमेजिन करो। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो वो ऐसा होता है। ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज फ्लैट। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसके अंदर ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं, बिकॉज इंटर एटॉमिक लेवल पे इट कैन नॉट बी स्मूथ। ठीक है, वो थोड़ा बहुत उसके अंदर ग्रूव्स बने होते। इसके ऊपर अगर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख देता हूं, वो भी एकदम स्मूथ जैसा है, जब रखेंगे तब क्या होगा, यहां पे तो ऐसा एकदम मस्त दिख रहा है सिचुएशन, बट अंदर से देखें तो कैसा होगा, तो अंदर से सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, इसके ग्रूव्स इसके ऊपर ऐसे सेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, ये ग्रूव्स है ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे सेट हो जाएंगे, और ये जो प्रोसेस होता है सेटिंग ऑफ दिस ग्रूव्स ऑन वन ओवर ईच अदर इज कॉल्ड कोल्ड वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, कोल्ड वेल्डिंग। ठीक है, तो कोल्ड वेल्डिंग से क्या होगा, ये ग्रूव्स एक दूसरे के ऊपर सेट हो जाएंगे। अब देखो कोल्ड वेल्डिंग तो हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। सॉरी, तो फ्रिक्शनल फोर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। यस, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 3 टाइप के होते हैं। वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो, यानी ऑब्जेक्ट को मैंने एक सरफेस, इस सरफेस पे ऐसे रख दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अभी स्टेशनरी है, जब इसको मैं मोशन में लेने जाऊंगा तो जो मैंने आपको ग्रूव्स बताए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, व्हेन द सरफेस वो ऐसे ग्रूव सेट हो जाते हैं, कोल्ड वेल्डिंग, वो कोल्ड वेल्डिंग टूटेगा। तो वो कोल्ड वेल्डिंग टूटेगा तो क्या होगा, टू इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट फोर्स वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू मूव दैट ऑब्जेक्ट। तो टिल द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तब तक जो फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसमें क्या होता है, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स। कैसे हुआ, थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। मान लो जैसे ये नीचे वाला वो सरफेस जो मैंने बताया था स्मूथ, ये ऊपर वाला सरफेस, ठीक है, वो भी एकदम स्मूथ था, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। ठीक है, अगर मैं इसको और भी दबा दूं तो क्या होगा, ग्रूव्स और भी सेट हो जाएंगे, तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। तो F इज प्रोपोर्शनल टू N। ऐसा आप लोगों ने घर पे भी बहुत बार किया होगा, अगर आप लोगों ने किसी चीज को छीना हो, ठीक है, लाइक वो नहीं, वो पोटैटोज की वेफर बनाते हैं, या फिर घर पे वो चीज आप लोग बनाते हो, ठीक है, वो चीज का ऐसे ग्रेटिंग करते, तो एट दैट टाइम ये जो आप लोग हल्के हाथों से करोगे तो क्या होगा, ज्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे दबा के करोगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो दबा के करने का मीनिंग क्या होता है, इट इज मोर अमाउंट ऑफ नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कब ज्यादा होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द सरफेस, ऑन द फ्लैट सरफेस, एट दैट टाइम नीचे की तरफ फोर्स होता है mg, ऊपर की तरफ फोर्स होता है नॉर्मल। ठीक है, तो फ्लैट सरफेस हो तो ये नॉर्मल फोर्स का वैल्यू mg होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जितना नॉर्मल फोर्स ज्यादा, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अभी हाथों में और इसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, अगर मैं नॉर्मल फोर्स को और भी बढ़ा दूं, देखो नॉर्मल फोर्स कौन लगा रहा है, ये दोनों नहीं लगा रहे, मेरा हाथ लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, तो अगर नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा
तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यू कैन डू दिस थिंग ऑल्सो इन योर स्कूल और समवेयर एट योर होम ऑल्सो। टेबल पे आप लोग बैठे हुए, ठीक है, आपको टेबल पे बैठना है या बेंच पे बैठना है, फिर दोस्त को बोले भाई खींचो, ठीक है, उसके बाद 2 जने बैठ जाओ और बोले खींचो, तो 2 जने बैठने के बाद क्या होगा, वो जो नीचे जो सरफेस होगी ना वो ज्यादा घिस जाएगी, ठीक है। वो घिसने के बाद जो भी डैमेज हो रहा है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं तो सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा रहा था, ठीक है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू N, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस एन। ये कांस्टेंट तो रखना ही पड़ेगा। ये कांस्टेंट क्या होता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ कौन सा है, स्टैटिक, इसलिए बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। ये टाइप ऑफ मटेरियल्स इन कांटेक्ट, जो भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में है उसके मटेरियल पे ये चीजें डिपेंड करेगी, ठीक है। किस टाइप का सरफेस है उस पे वो डिपेंड करेगा। अब देखो मोशन जब तक नहीं हो रहा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, बट जैसे ही मोशन स्टार्ट हो जाए तो इट बिकम्स इजी टू मूव दैट ऑब्जेक्ट। देखो ये भी आप लोग कर सकते हो, टेबल को स्टेशनरी पोजीशन से मोशन में लाने के लिए यू नीड मोर फोर्स, बट इन ऑर्डर टू मेंटेन द मोशन, मोशन को ऐसे सिर्फ मेंटेन करना हो, यू विल नीड लेस फोर्स। क्यों, बिकॉज जब एक बार वो कोल्ड वेल्डिंग टूट जाए फिर नए कोल्ड वेल्डिंग बने उसमें उसको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, इसलिए वो फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा कम हो जाता है। तो उसी फ्रिक्शनल फोर्स को क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस केस में क्या होगा, अगेन F इज प्रोपोर्शनल टू N, F इज इक्वल टू म्यू के N, ठीक है। म्यू के को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसे क्या बोल देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है, इसे बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तीसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। तो F प्रोपोर्शनल टू N, सब केस में यही होता है, सिर्फ कोएफिशिएंट जो है वो बदल जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, म्यू आर एन। जब रोल करेगा, देखिए ऑब्वियसली टेबल है, टेबल को आप लोगों ने, मैंने बोला खींचो, तो पहले वो हिल नहीं रहा था, तब वो स्टैटिक फ्रिक्शन, आप लोगों ने जो भी फोर्स लगाया, टेबल जब तक हिला नहीं तब तक आप लोगों ने जो भी फोर्स लगाया था वो कौन खा गया था, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब टेबल मोशन में था तब फ्रिक्शन कौन सा लग रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन। बट अगर इसको मोशन में लाने के नीचे व्हील्स लगा दो तो और भी इजी हो जाता है। इस कोएफिशिएंट को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। म्यू आर को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। और ये सारे के सारे जितने भी कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट का यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो रीजन बता देता हूं। म्यू एस इज इक्वल टू एफ बाय एन हुआ। अगर यूनिट फाइंड करने जाए, फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, नॉर्मल इज अ काइंड ऑफ फोर्स, फोर्स बाय फोर्स से कुछ होता नहीं है यूनिट, इसलिए म्यू एस हो, म्यू के हो, म्यू आर हो, तीनों का यूनिट नहीं होता, ठीक है। ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन आर यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब देखो लॉजिक है, इन सब में से कौन सा ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो ऑब्वियसली ये, तो इसीलिए ये एमसीक्यू में भी बहुत बार आ चुका है। म्यू एस का वैल्यू हमेशा म्यू के से ज्यादा होता है और सबसे लेस किसका होता है, म्यू आर का, ठीक है। तो म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू आर। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स पे वापस आएंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स एक्टिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। जब फोर्स एक्टिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन कराऊंगा तब ये सारे के सारे फोर्सेस एक बार फिर से आ जाएंगे, सूडो हो, नॉर्मल हो, टेंशन हो, फ्रिक्शन फोर्स हो, ऐसे ऐसे केसेस डिस्कस करूंगा, आपके सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। किसमें, फोर्स एक्टिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो पहले ये कॉपी कर लो, थोड़ा टाइम दे रहा हूं, उसके बाद चलते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फोर्स एक्टिंग इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा हो तो उसके ऊपर भी फोर्स लगते रहते हैं। बता देता हूं क्या होता है। इमेजिन एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। आप अपने आजू बाजू कोई भी एक ऐसा सर्कल है, सर्कल के आजू बाजू साइकिल लेके या व्हीकल लेके जा रहे हो। इफ यू आर ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर विच इज क्वाइट सेफ आई थिंक, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप लोग सर्कल के ऐसे आजू बाजू चक्कर लगा रहे हो, ठीक है, तो कैन यू से इट इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपके दिमाग में जो पहला थॉट आ रहा है वो लिखना है। फिर से मेरा क्वेश्चन ये है, यू आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा भी नहीं कर रहे, कम भी नहीं कर रहे, ठीक है। योर स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट। कैन यू से इट इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ या ना में जो पहला थॉट आया ऑनेस्टली बता देना, ठीक है। अभी मैं आंसर बता देता हूं।
एक्सेलरेशन जो है इस केस में हो रहा है, ठीक है, देयर इज एक्सेलरेशन इवन स्पीड इज रिमेनिंग कांस्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ स्पीड इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट। इमेजिन व्हीकल लेके आप लोग सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हो, ठीक है, तो जैसे मान लो ये सर्कल पे इस तरफ आ गए, अगर आप लोग किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज नहीं करोगे तो आप लोग सीधा टेंजेंट की डायरेक्शन में चले जाओगे। सो at each and every point you have to change the direction of velocity. I'm not talking about the magnitude. magnitude भले वही रहे but direction आप लोगों को चेंज करना पड़ता है। देखो velocity के पास चेंज होने के लिए क्या क्या होता है, तो velocity के पास चेंज होने के लिए सिर्फ 3 चीजें हैं, ठीक है। we can change velocity in 3 different ways. पहला क्या है, we can change its magnitude, दूसरा है उसका डायरेक्शन, तीसरा सोचो क्या होता है, पॉज करके सोचो थोड़ा, मैं बता ही देता हूं अभी। तीसरा होता है बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, दोनों। देखो एक एक करके बताता हूं। मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हुआ, अगर मैं व्हीकल लेके जा रहा हूं, ठीक है, व्हीकल लेके ऐसे जा रहा हूं स्ट्रेट रोड पे, ठीक है, अगर मैं ऐसे स्पीड को बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, आई एम चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, डायरेक्शन ऐसा नहीं कर रहा, ठीक है, ऐसे सीधा जा रहा हूं तो आई एम चेंजिंग द मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, मेरी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी ये डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इज पैरेलल टू एक्सेलरेशन। इट में भी एंटी पैरेलल ऑल्सो। अगर मैं ब्रेक लगा रहा हूं, देखो मैं ब्रेक लगा देता हूं तो मेरी वेलोसिटी तो यही डायरेक्शन में, बट रिटार्डेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन ये पीछे की तरफ होगा, इसलिए v इज पैरेलल टू माइनस है। इस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, इट इज डेल्टा v बाय डेल्टा टी या फिर dv बाय dt, ठीक है, डेल्टा a बाय डेल्टा टी या फिर dv बाय dt विल बी द एक्सेलरेशन व्हेन वी आर चेंजिंग ओनली मैग्नीट्यूड। बट अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं, ये वाले केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होती है, ओके, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो ये कंडीशन में आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां है, सोचना थोड़ा मुश्किल है बट मैं आपका ये इजी कर देता हूं। सूडो फोर्स अभी मैंने बताया, सूडो फोर्स कहां लगता है, जहां पे एक्सेलरेशन लग रहा हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। सोचना ये कंसेप्ट आपको बहुत ही कम वीडियोस में, बहुत ही कम बुक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, आप ये लाइव एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। तो फिर से बता रहा हूं, सूडो फोर्स कब लगता है, अगर ब्रेक लगाया तो हम लोग आगे आ रहे हैं, फिर से ब्रेक लगाया तो हम लोग आगे आ रहे हैं, यानी जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल एक्सेलरेशन हो रहा हो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग चले जाते हैं। हम लोग कहां जाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर हम लोग ये सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं, सी इमेजिन अचानक से टर्न लगा दिया, हम लोग कहां जाएंगे, वी विल मूव इन दिस डायरेक्शन। अगर हम लोग यहां पे जा रहे हैं यानी सूडो फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्चुअली एक्शनल फोर्स कहां लग रहा होगा, ये डायरेक्शन में, इसलिए उसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, बिकॉज वी हैव टू गो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। सेंटर की तरफ जाते हैं, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। सो इन केस ऑफ डायरेक्शन, सी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, ठीक है, ये सूडो एक्सेलरेशन होगा। आप लोग जिस डायरेक्शन में चले जाते हो ऐसे टर्न लेते वक्त उसको सूडो एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन होगा सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसलिए v इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब इसकी बारी, सी ये वाले केस में क्या किया, हम लोग ऐसे सीधे व्हीकल लेके जा रहे थे। ये वाले केस में क्या किया, हम लोग हर एक पॉइंट पे ऐसे डायरेक्शन को चेंज कर रहे थे। बट आप लोगों ने रास्ते पे ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग बोले देखे होंगे, जिसको सब लोग छपरी भी बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, ठीक है, बाइक को। तो वो जो ऐसे वैसे वाले लोग हैं ना, उनका डायरेक्शन भी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, वी कैन नॉट जज, ठीक है। उसका एग्जैक्ट इक्वेशन अगर डेटा दिया हो तो हो सकता है, बाकी जैसे इसमें हम लोग बोल सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर ही होगा, इसमें डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होगा, इसमें क्या होगा वो छपरी लोगों को पता, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो बाइक चलाते हैं, स्पीड भी बढ़ाते हैं, डायरेक्शन भी चेंज करते हैं, ठीक है, वी कैन नॉट जज दैट थिंग। तो ये था फोर्स एक्टिंग इन केस ऑफ यूसीएम, ठीक है। तो फोर्स कहां पे, तो फोर्स तो मां होती है, तो यहां पे सब जगह पे एम लगा दो, तो ये एम डेल्टा वी बाय डेल्टा टी हो जाएगा, यहां पे एम। तो इन केस ऑफ यूसीएम फोर्स कितना लगता है, एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये जो है कंसेप्ट आपको बैंक आउट रोड में बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। सो अभी देख लेते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। जैसे मान लो ये मास इधर ऐसे स्टेशनरी है, सुनना ध्यान से, स्टेशनरी है, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तो एक तो मैंने जो बताया था आपको पहले ही, नीचे की तरफ तो mg लगेगा ही,
फिर मैंने बताया था ब्रिज के ऊपर चढ़ रहे हो तो खींचेगा कौन आपको पीछे की तरफ, mg sin थीटा। ब्रिज उतर रहे हो तो mg sin थीटा आपको हेल्प करेगा, तो mg sin थीटा इज हेल्पिंग यू आउट, mg sin थीटा। यहां पे कौन सा लग रहा है, इट इज mg cos थीटा। अब याद रखना ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये वाला थीटा हुआ तो cos थीटा sin थीटा इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। बट जनरली यही दिया होता है, बट क्वेश्चन को पढ़ लेना। अगर ऊपर थीटा दिया, ऐसे रट्टा नहीं मारना कि ये mg sin थीटा ही होगा। अगर ऊपर की तरफ थीटा दिया हो तो वैल्यूज कैन चेंज। फिर मुझे मत बोला कि सर आपने तो ये सिखाया था और वो आया। ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो अब ये स्टेशनरी क्यों होगा, सी mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, स्टेशनरी क्यों होगा, कुछ तो होगा जो उसको पकड़ के रख रहा है। तो वो कौन पकड़ के रख रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस से ऐसे लग रहा है, एज द ऑब्जेक्ट का हाइट इतना ज्यादा नहीं है, वी कैन इमेजिन एज ई फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे लग रहा है। फिर से बता रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट बहुत ही ज्यादा होगी ना, लाइक दिस, ठीक है, इतना ज्यादा अगर ऑब्जेक्ट का हाइट है तो mg sin थीटा कहां लग रहा होगा, इधर mg sin थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, यहां पे। तो ये एक कपल बन जाएगा, समझ में आ रहा है। कपल यानी क्या होता है, टॉर्क के जैसा, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे पकड़ के रखा, इसको ऐसे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ऐसे रोटेट होके ऐसे टॉपल करके नीचे गिर जाएगा। बट यहाँ पे अगर हाइट ज्यादा ना हो, थोड़ा ऐसा हो, तो हम लोग मान सकते हैं कि भाई फोर्स जो है वो सेंटर पे लग रहा है। ये डिस्टेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है। ओके, सो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो फ्रिक्शनल फोर्स ये जो यहां से लग रहा था वो हम लोगों ने यहां पे इमेजिन कर लिया। अब फ्रिक्शनल फोर्स ये वाले केस में कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स F विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, बिकॉज यहां पे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में है, तो F इज इक्वल टू mg sin थीटा। n का वैल्यू क्या होगा, mg cos थीटा, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा। दोनों को डिवाइड कर दे तो sin थीटा से इन दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, mg sin थीटा बाय mg cos थीटा विल बी इक्वल टू F बाय एन। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, फ्रिक्शनल फोर्स में ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो तो F बाय एन क्या हो जाएगा, इट बिकम्स म्यू एस, इसीलिए tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम म्यू एस। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। लाइक अगर देखो ये क्वेश्चन दिया हो कि भाई ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टेशनरी पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है 37.5 kg, कुछ भी रैंडम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाले केस में म्यू एस का वैल्यू क्या होगा, तो म्यू एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको ये 60 डिग्री को ही पकड़ना है, tan 60 विल बी द आंसर, बात खत्म। भले मास ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, ठीक है, tan 60 विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू एस। tan 60 कितना होता है, इट इज √3, तो आंसर हो जाएगा म्यू एस इज इक्वल टू √3, बात खत्म। सो दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ओके, और भी हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है, कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट पे ऐसा वो ये इफ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ बैंक कर्व्ड रोड तो क्या होगा, ठीक है। देन इसके ऊपर अगर हम लोग इस तरह से पुली लगा के इसको ऐसे पकड़ के रखें तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट केसेस हम लोग करने वाले हैं। ये जो था My aim was to clear your concepts regarding all the different kind of forces. कोई भी फोर्स अगर आपको एग्जाम में दिखे, इनके कॉम्बिनेशन से आराम से वो सॉल्व हो जाएगा। कॉम्बिनेशन कैसे करना है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको वीडियो पसंद आया नहीं आया, और नेक्स्ट वीडियो आपका कौन सा डिमांड है वो भी आप लोग मुझे बताओ। विल सॉल्विंग एमसीक्यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन माय अपकमिंग लेक्चर्स, ठीक है। थैंक यू एंड प्लीज शेयर द वीडियो, अपने जितने भी फ्रेंड्स उन सबको शेयर करो, उनको भी थोड़ा फायदा उठाने दो, ठीक है। थैंक यू।